लगता है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को अपने पुराने फैसले इतने पसंद आए कि उन्होंने एक नए मामले में भी उसी फैसले को दोहराना ठीक समझा, वो भी शब्द दर शब्द। लेकिन सिंगापुर की सुप्रीम कोर्ट को ये आत्म प्रेरित कॉपी पेस्ट वाला फैसला कुछ खास नहीं जचा। कोर्ट ने उस मध्यस्थता फैसले को खारिज करने के पहले दिए गए आदेश को सही ठहराते हुए साफ साफ कहा, जब पूरा फैसला 491 में से 212 पैराग्राफ पुराने फैसलों से उठाया गया हो और वो भी उसी जज के, तो इसे नया न्याय नहीं पुरानी कहानी कहेंगे। मामला तो कंपनियों के विवाद का था, लेकिन चर्चा शुरू हो गई जज साहब की कट पेस्ट तकनीक की। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारतीय अदालतों में फैसले को सुनाते हुए कई संदर्भों का सहारा लिया जाता है। इनमें वो फैसले भी शामिल होते हैं जो प्रासंगिक हो। इन संदर्भों का उल्लेख फैसले में साफ साफ होता है, लेकिन जब जज साहिबान अपने ही फैसले को कट पेस्ट करने लग जाएं और उसका संदर्भ के तौर पर उल्लेख भी ना करें, तो वही होता है जो सिंगापुर में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के फैसले के साथ हुआ। अदालतें सुनवाई के नाम पर सिर्फ पुराना घिसा पिटा दोहराने लग जाएं, तो फिर भरोसे की नींव हिलती हुई दिखाई देती है। सिंगापुर की अदालत ने शायद इसीलिए ही कहा, अगर फैसला सुनाने से पहले ट्रिब्यूनल ने गहराई से मामले को समझा होता तो शायद 47% कंटेंट कॉपी करने की नौबत नहीं आती। अब आपको बतलाते हैं पूरी बात। मामला भारत में माल ढुलाई गलियारों से जुड़ी एक बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना का है। इस प्रोजेक्ट को संभाल रही कंपनियों के एक समूह और एक सरकारी एजेंसी के बीच ये विवाद था। विवाद की जड़ थी 2017 में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की अधिसूचना, जिसके बाद कंपनियों ने अतिरिक्त भुगतान की मांग की थी। बातचीत विफल होने पर मामला इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के तहत सिंगापुर में ट्रिब्यूनल के पास भेजा गया। इस ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता कर रहे थे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और ट्रिब्यूनल के अन्य सदस्य में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस RC लाहोटी और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल शामिल थी। नवंबर 2023 में तीनों ने कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन फिर इस मामले को सिंगापुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और कहा गया कि यह फैसला बिना किसी स्वतंत्र मूल्यांकन के किया गया है और पुराने फैसले को ही चिपका दिया गया है। सिंगापुर की हाई कोर्ट में पाया गया कि इस फैसले में 491 पैराग्राफ में से कम 212 पैराग्राफ पहले दिए गए दो फैसलों से हूबहू लिए गए थे। कोर्ट ने इस गंभीर मामले को बताते हुए कहा कि ऐसा करना स्वतंत्र सोच और निष्पक्ष मूल्यांकन की कमी को दिखलाता है। जब यह मामला अपील कोर्ट पहुंचा तो मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन और जस्टिस स्टीवन चोंग की पीठ ने माना कि अलग अलग केसों के तथ्य अलग होते हैं। भले ही तर्क पुराने फैसलों से लिए जा सकते हैं, लेकिन हर मामले का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में पारदर्शिता और मौलिकता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ये संदेश जाता है कि मध्यस्थों को हर केस में गहराई से सोचना होगा और पहले से तैयार टेम्पलेट का इस्तेमाल नहीं करना होगा। ये फैसला खासतौर पर इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें भारत के पूर्व चीफ जस्टिस शामिल थे। ऐसा नहीं है कि जस्टिस दीपक मिश्रा पहली बार चर्चा में आए हों। इससे पहले भी वे अपने कार्यकाल के दौरान विवादित और चर्चित रहे हैं। जस्टिस मिश्रा के कार्यकाल का सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ 12 जनवरी 2018 को एक अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने CJI पर मनमाने ढंग से संवेदनशील मामलों को बेंचों में आवंटित करने का आरोप लगाया। जजों का कहना था कि लोकतंत्र खतरे में है और CJI ने मास्टर ऑफ रोस्टर की शक्ति का दुरुपयोग किया है। ये घटना भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुई थी जिसने जस्टिस दीपक मिश्रा की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए थे।
उसी तरह सीबीआई जज बीएच लोया की संदिग्ध मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज करने को लेकर भी दीपक मिश्रा की आलोचना हुई थी। 19 अप्रैल 2018 को दिए गए फैसले में कोर्ट ने कहा कि लोया की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई और इसमें कोई साजिश नहीं थी। इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का नाम भी जोड़ा गया था, जिसके चलते विपक्ष और कई कानूनी विशेषज्ञों ने फैसले को पक्षपातपूर्ण करार दिया। वहीं 26 सितंबर 2018 को दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कुछ शर्तों के साथ आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। कोर्ट ने कहा कि आधार को बैंक खातों, मोबाइल नंबर और निजी संस्थानों से जोड़ना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि इस फैसले में मिश्रा का बहुमत का निर्णय था, लेकिन जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने असहमति जताते हुए आधार को संविधान से धोखा करार दिया था। इन फैसलों पर बहस की पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन पुराने फैसले को उठाकर उसके संदर्भ का उल्लेख किए बिना नए फैसले के तौर पर चिपका देने की इस घटना ने नई बहस छेड़ दी है। जाहिर है, सिंगापुर की अदालत में जो कुछ हुआ उसने जस्टिस दीपक मिश्रा के अतीत में दिए गए फैसलों को भी सवालों के घेरे में डाल दिया है।